हेलो बच्चों, वेलकम टू अरियन। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व की। तो इसका मतलब है कि आपको बाइंडिंग एनर्जी पहले से पता होनी चाहिए। इफ नॉट तो बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन द एटम है, स्पेशली न्यूक्लियस की अगर बात करें तो जो इंटैक्टनेस है उनकी, दैट इज डिफाइंड एज द बाइंडिंग एनर्जी, को बाइंड करके रखती है। या फिर उनके बाइंडिंग से जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको कॉन्स्टिट्यूएंटली ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दैट इज व्हाट वी डिफाइन एज द बाइंडिंग एनर्जी। बट अगर बात करें बाइंडिंग एनर्जी से तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द रेशियो ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, इज द रेशियो ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी टू द न्यूक्लियस ऑफ द नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। मतलब अगर हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस को डिवाइड कर दे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज ए, दैट इज मास प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन से, तो वो हमारा जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। बहुत सिंपल सी बात है, ये बात यहीं पे लिखी हुई है कि को क्या बोलना चाह रही है, दैट इज ई बी अपॉन ए। वहां पे ई बी जो है हमारा भैया, EBN जो है, जो बाइंडिंग एनर्जी है, कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हर एक न्यूक्लियॉन को कितनी एनर्जी रिक्वायर है उसका एक एग्रीगेट फॉर्म, एवरेज फॉर्म भी यहाँ पे दिया जा सकता है। टू नीडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियस इनटू द इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स बनाने के लिए, मतलब बेसिकली अगर हम लोग हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम के दो प्रोटॉन, हीलियम के दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के कंबाइंड फॉर्म से इनको सेपरेट करना, इनको सेपरेट करना इज व्हाट वी आर मीनिंग हियर, राइट। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर्म में कन्वर्ट करना फ्रॉम द न्यूक्लियॉन्स इज व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। और पर न्यूक्लियॉन्स अगर निकाल लें हम लोग तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का हमको वैल्यू मिल जाएगा। और इसके बेसिस पर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। पहले तो उसकी ऑब्जर्वेशन बनाते हैं कि व्हाट इट इज सेइंग। यहाँ पे देख रहे हैं आप बच्चों, हाइड्रोजन 1H2, 1H3, हाइड्रोजन के तो हमारे आइसोटोप्स हैं, लिथियम, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, इनकी वैल्यूज नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। देख पा रहे हैं आप, मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है हमको, मिल रही है Fe की, दैट इज आयरन, Fe की दैट इज आयरन। और उसके बाद फिर ऑल द हेवियर एटम, द वैल्यूज आर डिक्रीजिंग। अब इस बात को थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं, समझते हैं कि हो क्या रहा है। कि पहले छोटे न्यूक्लियॉन्स के लिए, छोटे न्यूक्लियस के लिए ये एनर्जी बहुत रैपिडली बढ़ रही है, फिर ये Fe पे जाके हो जा रही है मैक्सिमम, और फिर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हुए गिर गई है आगे हैवियर एटम के लिए। तो अगर बहुत ध्यान से देखो बच्चों, तो हमारे पास जो छोटे एलिमेंट होते हैं ये कंबाइन करके बड़े एलिमेंट बनाते हैं। दैट इज वाई यहाँ पर एक देख रहे हैं आपको रैपिड ग्रोथ इन द ग्राफ। वेयर एज जब वो अपने पीक पे पहुंच जाते हैं न्यूक्लियस, तो उसके बाद उनकी जो एनर्जी है अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है, बिकॉज हैवियर द एटम उतना ज्यादा वो अनस्टेबल होता जाएगा, तो अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है। आप याद भी रखिए बच्चों, जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है वो स्टेबिलिटी ग्राफ को शो करती है, वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को शो कर रही होती हैं। तो अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन निकालना है, एनर्जी ऑफ बाइंडिंग दैट इज ई पी एन, मैं बोल सकता हूँ कि भैया ये रिलेट करती है किसी भी एटम की स्टेबिलिटी से, दैट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम से वो रिलेट करती है। तो यहाँ पर बात वही है कि छोटे एलिमेंट्स जब कंबाइन फॉर्म में जा रहे हैं तो अपनी एनर्जीज को बहुत हाईली बढ़ा रहे हैं। Fe पे हम लोग जा रहे हैं मैक्सिमम, एंड देन आफ्टर ये वैल्यूज गिर रही हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ देखें, आगे बढ़ते हुए ग्राफ को देखें, तो यहाँ पे एटम्स होंगे कंबाइन, एंड द कंबाइनिंग ऑफ द एटम इज व्हाट वी कॉल एज द फ्यूजन, राइट। तो ये प्रोसेस है हमारे पास फ्यूजन के लिए। और अगर आप यहां से देखें तो बड़े एटम हैं वो क्या होते हैं, छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होते हैं। छोटे न्यूक्लियस में वो ब्रेक होने का मतलब है कि वो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं फिशन, द ब्रेकिंग ऑफ द एटम्स फ्रॉम द बिगर एलिमेंट, बिगर एटम टू द स्मॉलर एटम। और मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं वो Fe के आसपास का ग्राफ दिख रहा है। अगर इस बात को हम लोग पॉइंट वाइज भी देखें तो व्हाट वी कैन से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इज पार्शियली practically constant such that the independent of A for the nucleus of the middle mass number between A that is greater than 30 but less than 170। अब अगर हम इसकी बीच की बात करें, 30
और 170 के बीच की बात करें तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं आपको दिख रही है कि बहुत स्ट्रेट लाइन में है, ये बहुत चेंज नहीं कर रही है। चेंज तो भैया ये आ रहा है, हाइक यहां से मिल रहा है, पीक यहां से मिल रहा है हमको, राइट। एंड द कर्व हैज द मैक्सिमम 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इस पॉइंट पे यू कैन से 8 point something is that is the energy for atomic number 56, that is आयरन। यहाँ पे बात करी जा रही है आयरन की, एंड हैज अ वैल्यू दैट इज 7.6 फॉर ए इज इक्वल टू 233, दैट इज व्हाट 238, दैट इज व्हाट यूरेनियम। तो आगे जाके ये वैल्यू गिर रही है, लेकिन बहुत आप देखो बहुत स्टीप ग्राफ नहीं है, कहीं ना कहीं ये लीनियर ग्राफ दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ, बहुत गिरा नहीं है ये धीरे धीरे वैल्यूज कम हो रही हैं। लेकिन अगर आप छोटे न्यूक्लियस के लिए देखो, छोटे न्यूक्लियस देखो, देखो कंबाइन कर रहे हैं, जब हीलियम एटम हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर रहा है हीलियम्स के लिए, हीलियम्स कंबाइन कर रहे हैं कार्बन के लिए, तो जब वो कर रहे हैं फ्यूजन, तो कहीं ना कहीं एनर्जी में हो रहा है बहुत रैपिड सा ग्रोथ। और अगर इसी में एक और पॉइंट ऐड करा जाए तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लोअर है फॉर द वेरी लाइट न्यूक्लियस, जो बहुत छोटे हैं उनके लिए कम है, दैट इज लेस देन 30, एंड वेरी वेरी हैवी न्यूक्लियस दैट इज ग्रेटर देन 170, उन दोनों के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है बच्चों वो कम है। फॉर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस हैव द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज रिलेवेंट और प्रोपोर्शनल टू योर stability of the nucleus, that's what the point is suggesting, energy per nucleon, whereas lower binding energy per nucleus make it easier to break the nucleus, मतलब ये अनस्टेबिलिटी के फॉर्म की बात कर रहा है, into its constituent nucleus, कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में ब्रेक होना। तो इस बात को आपको और अच्छे से समझना है बच्चों, तो आपको पढ़ना पड़ेगा हर एक एटम की एक न्यूक्लियर फील्ड को, एक न्यूक्लियर फोर्सेस को, जिसकी वजह से ये फोर्सेस जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। तो पर न्यूक्लियॉन्स के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं उसको, एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग फोर्सेस पर न्यूक्लियॉन्स के बेसिस पे। बट आई थिंक अगर आप इस ग्राफ को फॉलो करो तो आपको यहाँ से काफी हिंट मिल जाएगी, यहाँ से एक रैपिड ग्रोथ, फिर मैक्सिमम वैल्यू, और फिर उसके बाद वैल्यूज का डिक्रीज होना। तो छोटे मासेस के लिए भी वैल्यूज कम है और बड़े मासेस के लिए भी वैल्यूज कम है, बहुत हैवियर के लिए। और बीच में देखो तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू के टर्म्स दिख रहे होंगे, देखो आप 32 वाले को देखो, 56 को देखो, 100 को देखो, 184 को देखो, तो ये वैल्यूज बहुत ज्यादा नहीं गिर रही हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रही हैं, लेकिन ये है आपको पीक दिखता हुआ, ये आपको दिख रहा है एक हाइक दिखता हुआ कि यहाँ पर एटम छोटे होते हैं तो इनका बाइंडिंग फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म बहुत जल्दी ग्रो होता है पर न्यूक्लियॉन्स बेसिस पे। तो दैट्स व्हाट द ग्राफ सेज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ग्राफ आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थोड़े से कम आएंगे इससे, बट फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप पॉइंट आप सारे पढ़ के जाएं, जैसे इससे कि जो भी आए, स्पेशली द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बैक एक्सरसाइज, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको पढ़ के जाएं और अच्छे से सॉल्व करें। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।